हम तो बैटल ऑफ बगजर में मैंने बताया शुजा और शाह आलम, ये लिखे हुए हैं सारे। और इसके बाद क्या होता है, इसके इम्पैक्ट ये आता है कि जो बंगाल का टैक्स का सिस्टम है ना, बंगाल का जो बंगाल टैक्स सिस्टम, ये किसके अंडर चला गया? अंग्रेजों के अंडर। तो ये याद रखें, इनके 1764 एक फैसला कुन जंग थी। तो बंगाल का टैक्स सिस्टम किसके अंदर चला गया? अंग्रेजों के पास। इस टैक्स सिस्टम को क्या कहा जाता है? दीवानी सिस्टम। क्या कहा जाता है? दीवानी सिस्टम। ये एमसीक्यू में पूछा था। दीवानी सिस्टम कब गया अंग्रेजों के पास? 1764 में। आ, बड़ा स्मूथली चलाया। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा है। इस जंग के बाद एक ट्रीटी होती है, एग्रीमेंट होता है। उन जो अच्छा, ये आपका एक टास्क है। आपने एंग्लो मैसूर वार, जिसको हैदर अली उर्दू रन कर रहे थे, हैदर अली था था टीपू सुल्तान। तो इसमें आपने जस्ट क्या याद करने हैं? आपने देखना है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई, सेकंड कब हुई, थर्ड कब हुई, और उसका नतीजा क्या निकला। जस्ट ये चीजें आपने याद रखनी है, आपके मैं टेस्ट में लूंगा। ठीक है। और हर एक बैटल के बाद एक ट्रीटी होती थी, तो वो ट्रीटी भी याद रखनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये चीजें आपने इस एंग्लो मैसूर वॉर, चार किस्म की वॉर्स लड़ी थी। किस किस के दरमियान लड़ी थी, कौन कौन लीड कर रहे थे, और उसका ईयर कौन सा था, और इसकी ट्रीटी कौन सी हुई थी। ये देखिए, जैसे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की बात करूं, 1767 से 1769 में हुई थी। और हैदर अली और इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान हुई थी। और इसमें ट्रीटी क्या हुई थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास। और इसमें यह हुआ था कि दोनों ने ये एग्री किया था कि कोई किसी की जो इलाके हैं वो वापस कर देगा अगर छीन लिए तो। सिंपल सी बात थी, और एक पीस बन बन गया था दोनों के दरमियान। इस तरह सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी। ये आपने देख लेने किस किस के दरमियान, जैसे मैंने आपको बताया कौन सी ट्रीटी हुई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ताकि आप भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर से कुछ करें। अच्छा, आगे चलते हैं। इसी तरह एक और आपका टास्क है। दो किस्म की वॉर्स हुई थी। एंग्लो जहां आ जाए ना, हमेशा याद रख रहे हैं वहां अंग्रेज शामिल होते हैं। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ चीजें। तीन किस्म, चार किस्म की एंग्लो वॉर्स हुई। पहली जैसे मैंने आपको बताई, एंग्लो मैसूर वॉर। कौन सी हुई जी? एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई, ये पहली। नंबर टू पे हुई एंग्लो मराठा वॉर्स। एंग्लो मराठा, मराठा, ये मराठे थे ना, जो बम्बे के इलाके में आजकल बैठे हैं, वो हुई थी। नंबर थ्री पे हुई थी एंग्लो सिख वार्स, जो सिखों और अंग्रेजों के, ये मैं खुद पढ़ाऊंगा। एक और थी जो कि आपने खुद करनी है, एंग्लो अफगान वार्स। एंग्लो अफगान वार। ये चार किस्म की एंग्लो वार्स हुई थी, तो आपने ये याद रखनी है। ओके जी, आगे चलते हैं। तो ये मराठा भी आपने खुद देख लेनी है कि फर्स्ट कब हुई, सेकंड कब हुई, थर्ड कब हुई। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं खुद आपको बता देता हूँ। सिंध को कब अनेक्स किया गया? आपने याद रखना है, जो सिंध है ना, सिंध पहले इंडिपेंडेंट था। सिंध को 1843 के अंदर ब्रिटिशर्स ने छीन लिया था। ब्रिटिशर्स ने छीन लिया था। इसको रूल कौन कर रहे थे, पहले याद रखें। तालपुर फैमिली, तालपुर, फरियाल तालपुर को जानते हैं ना, आसफ जरदारी की बहन। तो तालपुर इसको रूल कर रहे थे। तालपुरों से किसने छीना था? ब्रिटिशर्स ने। उस बैटल का नाम क्या था? बैटल ऑफ मियानी। मियानी की बैटल थी, 1843 में लड़ी गई। और किस किस के दरमियान लड़ी गई? तालपुर रूलर्स थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब इसमें आपने एक काम याद रखना है, मैं एक बंदे का नाम लिख देता हूँ, जेम्स नेपियर। ये ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे इस वार के अंदर, जेम्स नेपियर। अब आपने मुझे बताना है, जो तालपुर के कमांडर थे वो कौन थे। ये आपका टास्क है। और इसमें एक बंदा था जिसका नाम था होश मोहम्मद शीदी। होश मोहम्मद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ मैं। होश मोहम्मद शीदी। आप एक नारा सुनते हैं, मर वेसू, मर वेसू पर सिंध न डेसू।
ये आपने नारा सुना होगा। तो इस बंदे ने ये लगाया था, इस बंदे ने, ये तालपुरों का जनरल था। कौन था? जनरल तालपुरों का। तो इसने आखिरी दम तक लड़ा था, इसको सल्यूट भी पेश किया था जेम्स नेपियर ने। ये आखिर तक दम तक मरा था, वो मर गया था, शहीद हो गया था, इसी ने ये नारा लगाया था। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आपने क्या काम करना है, तालपुरों का जो जनरल था वो, कौन था? तालपुरों की फैमिली को कौन लीड कर रहा था? जेम्स नेपियर, मैंने बता दिया। ये पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहा था इस बैटल के अंदर। एक है बैटल ऑफ डब्बा भी कहते हैं, बैटल ऑफ डब्बू भी कहते हैं। दो किस्म की बैटल्स हुई थी, एक बैटल ऑफ मियानी हुई थी। कौन सी बैटल हुई थी? बैटल ऑफ मियानी। एक बैटल ऑफ डब्बा, या इसको बैटल ऑफ डब्बू भी कहते हैं। तो दो किस्म के इसके नाम है। तो दोनों में शिकस्त हुई थी तालपुरों को। एक और भी बैटल हुई थी, बैटल ऑफ कराची। क्योंकि सिंध का पूरा इलाका इन्होंने छीन लिया। बैटल ऑफ कराची, बैटल ऑफ हैदराबाद। बैटल ऑफ कराची भी उसी साल को हुई थी, और इसमें भी ब्रिटिश जीत गए थे। हैदराबाद भी ले लिया था इन्होंने 1843 के अंदर। ठीक हो गया। ये आपने जो भी कमांडर था आपने इधर लिख लेना है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। एंग्लो सिख वॉर्स। दो किस्म की एंग्लो सिख वॉर हुई थी। एक फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जिसको कहते हैं, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर्स, ये हुई थी 1846 के अंदर। आपने गौर से समझना है इस चीज को। एक हुई थी 1846 के अंदर। इसके अंदर हुआ क्या था? कश्मीर के इलाके के ऊपर ही हुई थी। कश्मीर छीन लिया गया था सिखों से, ब्रिटिशर्स की तरफ से। कश्मीर ले लिया गया था। किसको हरा के? सिखों को हरा के अंग्रेजों ने कश्मीर ले लिया था। अब कश्मीर कैसे लिया था? दो किस्म की ट्रीटीज हुई थी, ये इसका एमसीक्यूज बनता है। दो किस्म की ट्रीटी हुई थी। एक था ट्रीटी ऑफ लाहौर। क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर में सिखों ने चुप करके कीज थमा दी। कीज, कश्मीर की चाबियां थमा दी। किसको? ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स को बोला, ये लो भाई चाबियां लो, हम हार गए हैं, आप जीत गए हो, ये कश्मीर की चाबियां। चाबियां मीन्स एक एग्रीमेंट हुआ था, डॉक्यूमेंट दे दिया था कि कश्मीर आपका है। ठीक है। और ट्रीटी ऑफ लाहौर तो हो गई। इसके फौरन बाद एक और ट्रीटी होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। क्या हुई थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। लाहौर इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन ट्रीटी ऑफ अमृतसर पूछा जाता है। व्हाट वाज ट्रीटी ऑफ अमृतसर? उसके फौरन बाद हुई थी। इसके अंदर क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ अमृतसर में जो कश्मीर लिया था, कश्मीर जो लिया था, उसको सोल्ड आउट कर दिया गया था। किसको बेच दिया गया था? गुलाब सिंह को। गुलाब सिंह। आप कोई बता सकते हैं कितने लाख में बेचा था गुलाब सिंह को अंग्रेजों ने इस ट्रीटी के एवज? कितने लाख में बेचा था? 7.5 मिलियन, यानी कि 75 लाख रुपए में बेच दिया था। गुलाब सिंह कौन था? एक डोगरा राजा था। कोई बता सकता है आखिरी डोगरा राजा कौन था कश्मीर का? हिंदू डोगरा राजा। आखिरी डोगरा राजा कौन था जी? ये 1846 में तो गुलाब सिंह आ गया था इस ट्रीटी के, कश्मीर को खरीद कर आ गया था। आखिरी कोई बता सकता है कौन था डोगरा राजा कश्मीर के अंदर जब आजादी मिली हमें? हरी सिंह, गुड उसामा। हरी सिंह था आखिरी डोगरा राजा, जो इसके परपोतों में से था। ठीक है। जो 1947 में कौन था? हरी सिंह। 1947। तो ये भी पूछा जा सकता है। ओके जी, आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो हमने फर्स्ट एंग्लो सिख वार देखी। सेकंड एंग्लो सिख वार में क्या हुआ था? सेकंड एंग्लो सिख वार। अब सिख तो कश्मीर हार गया, अब ये लाहौर बचाने के चक्कर में थे, पंजाब पूरा बचाने के चक्कर में थे। तो 1849 में बैटल होती है फाइनल, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होती है। 1849 में वो भी सिख हार जाते हैं। तो सिख हार के क्या करते हैं? चुप करके चाबियां, जो पंजाब की चाबियां थी वो किसको दे देते हैं? अंग्रेजों को। अंग्रेज अब पंजाब बेचते नहीं है। अंग्रेज पंजाब के ऊपर अपना रूल रखते हैं। और जो सिखों का आखिरी बादशाह होता है, जो कि 7 साल का होता है, जिसका नाम था महाराजा दुलीप सिंह, इससे कोहिनूर हीरा ले लेते हैं। कोहिनूर की स्टोरी बहुत बड़ी है ये। मैंने बताया था ना, नादिर शाह ले गया था, फिर नादिर शाह का बेटा फिर वापस कर गया था। सिखों ने ले लिया था उनसे, दुरानियों से। यानी कि जो नादिर शाह दुरानी आया था, उनसे किसने ले लिया था? सिखों ने। अब सिखों से कौन ले रहा है? अंग्रेज।
अब अंग्रेज कहाँ लेके जाएंगे? अंग्रेज लेके जाएंगे ताजे बरतानिया, क्राउन के जो ताज है उस पे लगेगा। अब इसके कई टुकड़े हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं, और अभी भी ये जो किंग है, अभी जो चार्ल्स 3 आया हुआ है, उसके ताज में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी तो आखिरी बादशाह कौन था सिखों का? दुलीप सिंह, जो कि 7 साल का एक माइनर किंग था। इसको लंदन में भेज दिया, इसकी फैमिली आज भी वहीं पर मजे कर रही है। ठीक हो गया। और हम कोहिनूर इंडिया और पाकिस्तान लड़ रहे हैं आपस में कि हमारा है, वो कहते हैं हमारा है। ठीक हो गया, ये हमने एंग्लो सिख वार देखी। इसके बाद हम 1857 के एरा में एंटर हो चुके हैं। 1857 में आपको याद होगा कि कुछ इवेंट्स हुए, जैसे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखना इसके दो किस्म के रूल आए। पहला इसका रूल चला 1608 में, ये आए थे, याद होगा जहांगीर के दौर में। तो ये चले थे 1773 के अंदर, जब फाइनली इन्होंने बंगाल को कैप्चर करके इंडिया के अंदर अपनी हुकूमत बना ली थी। फिर इनका सेकंड रूल चला जब पॉलिटिकली ये इन्वॉल्व हो गए थे 1773 से, ये आए 1857 तक। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ तक चली, यानी कि टोटल अगर देखा जाए 1608 से 1857 तक कौन थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि कंपनी का रूल था। कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं आई थी, कंपनी रूल कर रही थी। कंपनी रूल कर रही थी पहले ताजर की शक्ल में, ये जो फेज चला ये ताजर की शक्ल में आए। इसके बाद 1773 के बाद ये किसकी शक्ल में आ गए? ये प्रॉपर पॉलिटिक्स खेलने लग गया, यहाँ पर अपने बंदे बिठाने लग गया, रूल करने लग गया। अभी शुरू में कैसे आए वो जरा मैं आपको समझा देता हूँ। आपको याद होगा सूरत में फैक्ट्री बनाई थी, सूरत के अंदर फैक्ट्री बनाई थी। फिर उसके सूरत कहाँ का इलाका? गुजरात, यानी कि गुजरात के अंदर इसने आहिस्ता आहिस्ता कंपनी ने रूल कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। फिर ये आए कहाँ पे? बम्बे। उसका अब मुंबई कहलाता है, पहले बम्बे था। बम्बे में आ गए। बम्बे से क्या कहाँ पे आ गए? मद्रास में आ गए। यानी कि कोस्टल एरिया संभालते थे, पानी वाली एरिया, समुद्री एरिया संभालते थे, ताकि ट्रेड को कंट्रोल कर सके बाहर की। आखिरी फाइनली जब मैंने बताया था बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 के अंदर, तो बंगाल भी इनके कब्जे में आ गया था। अब कितने इलाके आ गए? बंगाल, गुजरात, मद्रास, बम्बे, इतने सारे इलाके आ गए। 1773 के अंदर ये एक्ट लेके आए, एक ब्रिटिश एक्ट, जिसको ब्रिटिश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहते हैं। यानी कि चार इलाके जब आ गए, तो 1773 में इन्होंने सोचा कि देखो अब तो हमारे पास बहुत ज्यादा इलाके आ गए हैं, तो हम एक कानूनी तरीके से इंडिया को कंट्रोल करते हैं। तो चार इलाकों को इन्होंने कंट्रोल किया। चार इलाके कौन से थे? इसमें इन्होंने बंगाल को हेडक्वार्टर बना दिया, यानी कि एक कैपिटल बना दिया। और बंगाल के अंदर बम्बे, बम्बे, गुजरात और मद्रास, यहाँ पर इन्होंने हुकूमत बना ली। ये कैपिटल होता था। और कैपिटल को कौन कंट्रोल करता था? गवर्नर जनरल, पहली दफा। अब इस गवर्नर जनरल को क्या कहते थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नॉट के इंडिया। शुरू में क्या कहलाता था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि सिर्फ इन चार इलाकों में हुकूमत थी, बंगाल, बॉम्बे, गुजरात, मद्रास। इसलिए ये अपने आप को क्या कहलाता था? जो रूल करता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। और इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही कहते थे शुरू में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं था। और ये पहला कौन था? वैरन हेस्टिंग, ये पूछा जा सकता है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वैरन हेस्टिंग। ये मैंने आगे लिस्ट भी दी हुई है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। अब बंगाल के ऊपर, हेडक्वार्टर के ऊपर जो बैठता था वो तो गवर्नर जनरल था ना। ठीक है। लेकिन जो ये इलाके थे इन पे कौन बैठता था? इन पे गवर्नर्स बैठते थे, हर एक इलाके का अपना गवर्नर होता था, जो कि किसको रिपोर्ट करता था? गवर्नर जनरल को। ठीक है, इस तरह ये सिस्टम चला रहे थे। और ये सिस्टम कब से कब तक चला? ये सिस्टम चला 1773 से 1833 के अंदर तक। यानी कि 1773 से लेकर 1833 तक ये सिस्टम चला, जब क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लेकिन 1833 तक इनके पास और भी ज्यादा इलाके आ गए, तो इन्होंने सोचा अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से हट के हम क्या करते हैं? हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लेके आते हैं, अब पूरे इंडिया को कंट्रोल करना है। तो 1833 के अंदर जो आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वही बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। और यही बंदा क्या बना? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि 1773 से लेकर 1833 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। 1833 के अंदर रिफॉर्म्स आती हैं,
तो जो गवर्नर जनरल बंगाल का ओहदा चेंज हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि पहले बंगाल तक महदूद था, पूरे इंडिया तक आ गए। तो आखिरी जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो विलियम बेंटिक था, वही बना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरन हेस्टिंग था, मैंने बता दिया था। तो अब 1833 से लेकर 1857 तक क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि अगर मैं बात करूं 1833 से 1857 तक क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ, जी जी लिख रहा हूँ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रही थी? तो याद रखें, वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब 1857 में जैसे ही वॉर होती है, उसके बाद क्राउन खुद रूल करने आ जाता है। तो क्राउन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की सीट को अबॉलिश कर देता है, उसकी जगह क्या लेके आ जाता है? वाइसरॉय। अब वाइसरॉय का सिस्टम कब से कब तक चला? 1857 से 1947 तक। ठीक हो गया। अब जो आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, लॉर्ड कैनिंग, यही फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया बना। क्या बना? फर्स्ट वाइस रॉय। कोई बता सकता है आखिरी वाइस रॉय कौन था इंडिया का 1947 में? कोई बता सकता है? माउंट बैटन। लॉर्ड माउंट बैटन। कोई बता सकता है पार्टीशन जब अब बंगाल हो रही थी, तब कौन था गवर्नर जनरल, कर्जन। सॉरी वाइस रॉय? लॉर्ड। लॉर्ड कर्जन। गुड। कोई बता सकता है जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले 1931 में गवर्नर वाइसरॉय कौन था? 1931 में, 1931, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले लॉर्ड इरविन। आपको याद होगा, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। कोई बता सकते हैं कि जब 1935 का एक्ट आया या 1937 के इलेक्शंस हुए, कौन सा वाइसरॉय था इंडिया के अंदर? इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। कौन सा था जी? लित गो। सेकंड लास्ट वाइसरॉय कौन था इंडिया का? सेकंड लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड वेवल। गुड। ठीक है, मैंने लिस्ट भी दे दिया, वहां से आपने याद भी कर लेना। आगे चलते हैं जी। अच्छा, हमने ना एक दो चीजें करनी है, दो स्ट्रगल देखनी है। एक, वैसे एरिया तो हमने 1858 से 1947 तक का देखना है, यानी कि 1857 की जंग आजादी का। अच्छा, 1857 की जंग आजादी कब शुरू हुई और पहली गोली किसने चलाई? ये दो क्वेश्चन मुझे जल्दी से बताएं। डेट बताएं, और डेट बताएं कब शुरू हुई, और पहली गोली किसने चलाई? कौन सा ऐसा सिपाही था? मेरठ से शुरू हुई। गुड शहजाद, मेरठ से शुरू हुई। और गोली किसने चलाई? किसी ने मंगल पांडे का नाम सुना है? मंगल पांडे, उसने शुरू चलाई गोली। तो ये पूछा जा सकता है किसने स्टार्ट किया। अच्छा, हमने ना दो हिस्सों में डिवाइड किया 1858 से 1947 के पोर्शन को। एक को हम पॉलिटिकल बैटल कहेंगे, इसको दो हिस्सों में मैंने डिवाइड किया हुआ, पॉलिटिकल, और एक है लीगल। दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, पॉलिटिकल और लीगल। पॉलिटिकल स्ट्रगल हमने अलहदा से देखनी है और लीगल स्ट्रगल अलहदा से देखनी है। लीगल में सिर्फ आपने देखने एक्ट्स कि कौन कौन से इंडिया के अंदर एक्ट्स आए थे। पॉलिटिक्स में देखना कौन कौन से इवेंट्स हुए थे। तो दो किस्म की चीजें हैं, बड़ा आसान है। ये एक ही गो में हम कर लेंगे, इसको कोई इशू नहीं है। और ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी डेट्स हैं, ये आपने देखनी है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं इसको करा देता हूँ। हमारे पास टाइम थोड़ा सा रह रहा है, तो इसको एक आध तो हो जाएगा इसमें से। देखिए, आप कह रहे हैं इतना काफी है, मेरी बात सुने। आपका टाइम इतना नहीं बचेगा करने, तो मैं चाहता हूँ हर हफ्ते हम एक एक सब्जेक्ट को टच कर लेना लाजमी। जैसे कल हम इंग्लिश को करने लगे, तो ये मेरे साथ चलना पड़ेगा आपको। या तो मेरे साथ एक वादा करें, एक पॉलिटिकल बैटल आप खुद कर लें और लीगल बैटल मैं अभी करा देता हूँ। पॉलिटिकल बैटल में इतना खास कुछ भी नहीं है।
मिनट। तो फिर मेरे साथ चलें आप, प्लीज। देखो मैं इतना थका हुआ तो मेरी अपनी ट्रेनिंग चल रही है, मैं फिर भी आपको करा रहा हूँ। तो आप चले मेरे साथ, मैं तो इतना कहूंगा। बाकी आपकी आपकी मर्जी है, जो मेजोरिटी का फैसला होगा मैं वही फॉलो करूंगा। जी बताएं, क्लास चलानी है या बंद कर दूं? यस नो में आप जवाब देना है, यस नो। आई थिंक यस ज्यादा है, नो का कोई आ ही नहीं रहा। मोटिवेशन मिल गया, पता नहीं क्या हो गया। चलें जी, चलें चलें, यस। ओके। स्ट्रांग बने, स्ट्रांग। देखो मैंने एक दिन में इतना आपको करा दिया। अब ये सारी चीजें मैंने डिजाइन की हैं बैठ के खुद, इतनी मेहनत से आपके लिए, ताकि आपको मुश्किल ना हो इसमें। मैं कभी आपको मुश्किल, ये आपने शेयर किसी के साथ नहीं करना। देखो आपने पे किया हुआ है मुझे, आपने अपनी लाज रखनी है। मेरा फायदा, मेरा नुकसान नहीं होगा। अच्छा जी, पॉलिटिकल, दो किस्म की बैटल होती हैं, पॉलिटिकल बैटल लड़ी और इसके साथ साथ लीगल बैटल लड़ी। पॉलिटिकल बैटल को पहले हम देख लेते हैं। आपको पता है 1857 की वॉर के बाद 1857 में कुछ क्वेश्चन आते हैं कि कब शुरू हुई और इसको लीड कौन कर रहे थे। ठीक है। इसमें हो सकता है कि किसने पहली गोली चलाई और कहाँ से, किस शहर से शुरू हुई। और इसके इसके अंदर इशू क्या था, वो कार्ट्रेजेस वाला जो आप बता रहे थे ना, कि सुअर की चर्बी और गांव की चर्बी से गाय की चर्बी से बना हुआ था जो कार्ट्रेजेस था, जो राइफल जिसे ओपन, उसकी जो बुलेट्स ओपन करते थे। ठीक है, तो ये एक बना हुआ था। उसके बाद 1857 की जंग के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हो गया, तो डायरेक्ट कौन आ गया, ब्रिटिश क्राउन। अब ब्रिटिश क्राउन क्या होता है, हमेशा याद रखें। ब्रिटिश क्राउन, इसके अंदर फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। हम उसको क्राउन ही बोलेंगे। अगर फीमेल होगी तो उसको हम क्वीन कहेंगे, अगर वो मेल होगा तो उसको हम किंग कहेंगे। आजकल कौन है क्राउन, ब्रिटिश क्राउन कौन है, ये बता सकते हैं? उसका नाम भी बताएं पूरा। चार्ल्स थ्री। चार्ल्स थ्री है उसका नाम। किंग है, क्वीन है? किंग है, चार्ल्स थ्री है उसका नाम। उससे पहले कौन था? एलिजाबेथ टू, टू या थ्री थी, मेरी एलिजाबेथ थी, क्या क्वीन एलिजाबेथ टू, एलिजाबेथ। हाँ, टू क्वीन थी। एलिजाबेथ टू। तो ये क्राउन कहते हैं हम इसको। अगर फीमेल हो तो क्वीन, अगर मेल मेल हो तो किंग। अच्छा, आगे चलते हैं। तो उस वक्त क्वीन कौन थी जब 1857 की जंग आजादी हो रही थी? क्वीन विक्टोरिया थी। क्वीन विक्टोरिया को इंडिया की एम्प्रेस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एम्प्रेस कहा जाता था। और इसको 1877 के अंदर एक नॉमिनल, यानी कि एक बराए नाम ताजपोशी हुई इंडिया के अंदर। क्या हुई? ये खुद शामिल नहीं थी उसके अंदर लेकिन बराए नाम इसकी ताजपोशी हुई। इसको एम्प्रेस ऑफ इंडिया मुकर्रर किया गया कि इंडिया की भी क्वीन है, हमारी क्वीन है ये। 1877 के अंदर ये हुआ था, ये पूछा जाता है। क्वीन विक्टोरिया को टाइटल दिया गया एम्प्रेस ऑफ इंडिया। अच्छा, अब इसके बाद एक और इवेंट होता है। 1885 के अंदर कांग्रेस बनती है। कांग्रेस क्यों बनती है? पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए। हमेशा याद रखें, हम पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए क्या बनाई जाती है? कांग्रेस। इसको बनाने वाला कौन होता है? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम का पूरा नाम को बता सकते हैं? और ये भी बताना पड़ेगा कौन था ये। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, पूरा नाम ये पूछा जाता है हमेशा। हम ए ओ ह्यूम पढ़ के भाग जाते हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और ये सिविल सर्वेंट था, जो जैसे मैं हूँ सिविल सर्वेंट, ये भी सिविल सर्वेंट था। इसने क्या बनाई? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको ऑल इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहते हैं। ठीक है। और ये कब बनी? 1885 के अंदर। ये याद रखें, तो ये एमसीक्यूज पूछा जाता है। इसके बाद जो इवेंट होता है, पॉलिटिकल इवेंट होता है, वो पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है 1905 के अंदर। वाइसरॉय कौन था? कर्जन, लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय था। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या होते हैं? ईस्ट बंगाल जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी होती है और वेस्ट बंगाल जिसमें हिंदू मेजोरिटी होती है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली अलग किया जाता है। ये नहीं है किसी पॉलिटिकल बेस के ऊपर। क्योंकि बहुत बड़ा बंगाल, बहुत बड़ा प्रोविंस होता है, उसको संभाला नहीं जाता अंग्रेजों से। अंग्रेज कहते हैं इसको हम थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर ईस्ट को अलग कर देते हैं, वेस्ट को अलग कर देते हैं। लेकिन हिंदुओं ने काफी, और कांग्रेस ने मिलकर काफी एक किस्म का इसके खिलाफ एहतजाज किया और इसको रिवर्स कराया।
कोई बता सकते हैं ये रिवर्स कब हुई थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल? 1911 में, 1911 में। इसको कहते हैं एनलमेंट, क्या 19 कहते हैं? एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक हो गया। अच्छा, 1911 में एक और भी इवेंट हुआ था, एक तो एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, एक और इवेंट हुआ था, वो क्या हुआ था? दिल्ली दरबार लगा था, याद है आपको? दिल्ली दरबार। तो ये एमसीक्यूज आता है, दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911 में। और दिल्ली दरबार लगा क्यों था, ये मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ। देखो, 1911 में ब्रिटिश क्राउन की डेथ हो जाती है। ब्रिटिश क्राउन। वो ब्रिटिश क्राउन कौन थे? एडवर्ड सेवन। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। इसकी डेथ हो जाती है, इसका बेटा होता है जॉर्ज। जॉर्ज फाइव, जो कि इंडिया आया हुआ होता है। इंडिया नहीं आया होता, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास आसपास शिकार करने के लिए आया हुआ होता है। तो इसको पता लगता है इसके वालिद की डेथ हो जाती है, तो इसकी ताजपोशी बड़ी लाजमी थी, क्योंकि आपको पता है किंग मरता है तो उसका बेटे की ताजपोशी लाजमी होती है, ताकि एनार्की ना फैल जाए। तो ये इंडिया के करीब कहीं पे फिर आता, थाईलैंड में था या म्यांमार में, ये शिकार के लिए आया हुआ था। तो ये फौरन इंडिया आया। इंडिया के अंदर इसको दिल्ली के अंदर लाया गया, एक दरबार लगा, दिल्ली दरबार जिसे कहा जाता है। और कब लगा? 1911 में। इसके अंदर इसकी ताजपोशी हुई। पहला किंग था, पहले मलका की हुई थी 1870 में, मैंने बताया, लेकिन वो मौजूद नहीं थी। लेकिन जब इसका बाप एडवर्ड सेवन मरा, तो जॉर्ज फाइव दिल्ली के अंदर आया। इसने दो किस्म के ऐलानात किए हिंदुओं को खुश करने के लिए, क्योंकि इसको मारने की धमकियां मिली थी कि ये आएगा इसको मार देंगे। और डिमांड क्या थी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को खत्म करो। तो इसने आते साथ ही एनलमेंट की, पहले पहले बंगाल की पार्टीशन की। बंगाल की पार्टीशन ठीक हो गया, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को खत्म कर दिया। नंबर टू पे इसने एक और ऐलान किया कि जो कैपिटल है कलकत्ता से हटाकर दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाए। कलकत्ता तो दिल्ली में। ये मशहूर क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है कि कलकत्ता से दिल्ली में कैपिटल कब शिफ्ट हुआ था? 1911 में। और कौन से इवेंट में हुआ था? दिल्ली दरबार लगा था। ठीक हो गया। ओके जी। अच्छा, इसके बाद एक इवेंट होता है 1906 के अंदर। जैसे 1885 में मुस्लिम लीग सॉरी कांग्रेस बनती है, तो 1906 में मुसलमानों की भी जरूरत पड़ती है कि 1906 में वो इकट्ठे होते हैं। 1906 में एक और इवेंट होता है, कोई बता सकते हैं सिमिलर डेपुटेशन क्या था? व्हाट वाज सिमिलर डेपुटेशन? और इसमें कितने बंदे थे, ये एमसीक्यूज में आता है। हाउ 35 मेनी मेंबर्स। मेंबर्स? 35 मेंबर्स। कौन लीड कर रहे थे इनको, कौन लीड कर रहे थे? सर आगा खान, आई थिंक सो, आगा खान 3। आगा खान थ्री। गुड। आपका नाम क्या है जो बता रहे हैं? शहजाद। शहजाद, गुड शहजाद। आगा खान थ्री लीड कर रहे थे, 35 मेंबर्स के ये बंदे थे। और ये शिमला के अंदर क्यों गए थे? शिमला के अंदर, गर्मियों के अंदर शिमला कैपिटल होता था इंडिया का, याद रखें। शिमला में छुट्टियां मनाने जाते थे। तो उस वक्त लॉर्ड मिंटो क्या थे? लॉर्ड मिंटो क्या थे? वायसराय। तो ये छुट्टियां मनाने गए होते शिमला के अंदर। तो मुसलमानों को किसी ने सलाह दी कि इनसे अपनी मांगे पूरी करो, बहुत हो गया, अभी पार्टी नहीं बनी। 1905 की बात कर रहा हूँ मैं, अक्टूबर 1905। तो ये गए, उन्होंने डिमांड रखी कि हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम दिया जाए, जिससे हम अपनी आइडेंटिटी खुद बना सकें, और हमें मुसलमान मुसलमानों को वोट दे सकें। तो याद रखें, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की गई पहले नंबर पर। नंबर टू पे कहा गया कि हमें लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारी सीटें बढ़ाई जाएं, मुस्लिम जजेस होने चाहिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और डिफरेंट डिमांड्स की थी। तो एमसीक्यूज में आते हैं, 35 बंदे थे, लीड कौन कर रहे थे? सर आगा खान। उस वक्त जो वाइसरॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड मिंटो। और ये कब हुआ? 1905 में। तो इस तरह का आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है। इसके फौरन बाद जब ये कामयाब होता हुआ देखा इन्होंने, लॉर्ड मिंटो ने कहा देखो, आप 35 बंदे तो आ गए हो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई एसोसिएशन बना लेते हो, पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हो, तो आपकी डिमांड वैलिड हो जाती है। तो इनको ख्याल आया क्यों ना हम एक पॉलिटिकल पार्टी बना लें। इससे पहले क्यों नहीं बनाई थी पॉलिटिकल पार्टी? याद रखें, सर सैयद अहमद खान जिनकी डेथ हुई थी 1898 के अंदर, ये भी क्वेश्चन आता है, इन्होंने रोका हुआ था कि मुसलमान पॉलिटिक्स के अंदर ना आए। तो इस वजह से रुके हुए थे, लेकिन अब जरूरत पड़ गई थी। 1905 के अंदर जब डेपुटेशन कामयाब हुआ, तो उन्होंने सोचा कि अब क्यों ना हम पार्टी बनाए। तो 1906 के अंदर दिसंबर में ढाका के अंदर मुलाकात होती है। ढाका के अंदर एक बड़ी मीटिंग होती है। किसकी रेजिडेंस के ऊपर मीटिंग होती है? ढाका का एक नवाब था जिसका नाम था नवाब सलीमुल्लाह खान।
और इसको लीड कौन करते हैं? सारागा खान अगेन, सारागा खान थर्ड। और इसका ढाका के अंदर होता है, तो यानी कि फर्स्ट सेशन ढाका का हो गया समझ लें। और फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल इसके कौन थे? एमसीक्यूज में आता है, सारागा खान थे। इसका फर्स्ट फॉर्मल सेशन कब हुआ था? उससे अगले साल 1907 के अंदर कराची में। ये भी एमसीक्यूज पूछा जाता है। और पहली प्रेसिडेंटशिप किसको मिली थी? प्रेसिडेंटशिप पहली आदम जी पीर भाई एक बंदा था, उसको मिली थी। याद रखें, दो किस्म की चीजें होती हैं। एक सेक्रेटरी जनरल होता है। सेक्रेटरी जनरल कुछ अरसे के लिए होता है, यानी कि सम इयर्स के लिए होता है। ये चेंज नहीं होता, कुछ सालों बाद जब पार्टी चेंज करना चाहे कर सकती है। लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है ना, पहले ये होता था हर साल जलसा होगा, उसको प्रिजाइड करेगा कोई बंदा। वो अगले साल चेंज हो जाता है, 1 ईयर के लिए आता है। इसी तरह 1906 में जैसे बनी, तो पहला सेक्रेटरी जनरल किसको बनाया गया? सारागा खान थर्ड को। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारागा खान थ्री। अच्छा, अब प्रेसिडेंट, पहला प्रेसिडेंट कौन था? 1907 में जब जलसा हुआ कराची के अंदर, तो पहला था आदम जी पीर बॉय। तो ये याद रखना आपने। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, कायदे आजम ने कब ज्वाइन किया मुस्लिम लीग को? मुस्लिम लीग को जिन्ना ने ज्वाइन किया 1913 के अंदर। ये भी पूछा जाता है। और जिन्ना पहले किस पार्टी में रहे थे? किस पार्टी में रहे थे? कांग्रेस में रहे थे। कोई बता कांग्रेस सकता है में। कांग्रेस को कब ज्वाइन किया था? 1906 में। तो दो एमसीक्यूज आपके बन के आ रहे हैं। कांग्रेस को 1906 में ज्वाइन किया, और एट अ टाइम 1913 में मुस्लिम लीग में भी आ गए। यानी कि एट अ टाइम दो पार्टियों में थे इस पॉइंट के ऊपर। यानी कि 1913 में दो पार्टियों के को लीड कर रहे थे, हेड नहीं कर रहे थे, यानी कि दोनों को ज्वाइन किया हुआ था। 1920 में कांग्रेस को इस्तीफा दिया, कांग्रेस से कब दिया? रिजाइन किया 1920 में। क्यों रिजाइन किया, कोई बता सकता है? यस सर, रोलेट एक्ट की वजह से, मतलब वो नहीं वो नहीं 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 जलियांवाला। नहीं 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 नहीं। कांग्रेस से हटे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे गांधी, इस वजह से हटे। कांग्रेस सर से कब रोलेट हटे? एक्ट भी तो था ना। मैं बताता हूँ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कौन चला रहे थे? गांधी। इस वजह से इसने कहा कि मैं कांग्रेस के अंदर और हिस्सा मैं नहीं बन सकता। और ये अपना जो फ्यूचर देख रहे थे मुस्लिम लीग के अंदर। तो 1920 में इन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन। उसके बाद ये प्रॉपर मुस्लिम लीग का पार्ट हो गया था। तो ये तीन एमसीक्यूज हुए। एक 1906 में कांग्रेस ज्वाइन की, 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की, 1920 में कांग्रेस से रिजाइन किया। क्यों रिजाइन किया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, क्योंकि गांधी वो चला रहे थे। अब आप जो कह रहे हैं ना रोलेट एक्ट, वो अलग सीन है। 1909 के अंदर जब मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आती हैं, तो इलेक्शंस होते हैं। तो जिन्ना क्या होते हैं? सिलेक्ट होते हैं बम्बे की कॉन्स्टिट्यूएंसी से। बम्बे से कौन सिलेक्ट होते हैं? जिन्ना। किसके मेंबर बनते हैं? आईएलसी के मेंबर बनते हैं। आईएलसी क्या थी उस वक्त की? जैसे आजकल की हमारी नेशनल असेंबली है, उस वक्त क्या थी? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाती थी। क्या कहलाती थी? इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसल। यानी कि उस वक्त की नेशनल असेंबली थी जहाँ पे एमएनएस बैठते थे। तो जिन्ना एमएनए सेलेक्ट हुए थे 1909 में। तो जैसे ही जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग इंसिडेंट क्या है पता है आपको? जलियांवाला बाग इंसिडेंट एक ऐसा इंसिडेंट है जिसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे मुसलमान और हिंदू मिलकर, किसके खिलाफ? एक एक्ट आया था जिसको कहते हैं रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट, क्योंकि इंडिया के अंदर टेररिज्म बढ़ती जा रही थी, वारदातें अंग्रेजों के खिलाफ ज्यादा हो रही थी, तो वो टेररिज्म का नाम देते थे। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने एक एक्ट पास किया कि जिसके ऊपर शक होगा उसको पकड़ के बगैर किसी वकील के, बगैर उसके ट्रायल के, उसको हम वो करेंगे, सजा दे देंगे। तो इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा था जलियांवाला बाग के अंदर, अमृतसर के अंदर। तो इसके अंदर जनरल डायर था एक बंदा। कौन था? जनरल डायर। उसने फायर खोलने का, ओपन ओपन करने का हुक्म दिया। तो अवाम के ऊपर फायर खोल दिए गए, जलियांवाला बाग के अंदर मैसेकर हुआ। काफी कुल 100 बंदे मारे गए, 400-500 बंदे मारे गए थे। तो इसी के खिलाफ कायदे आजम ने 1919 के अंदर आईएलसी की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया था। तो ये था जी, आईएलसी से इस्तीफा इस वजह से दिया था, रॉलेट एक्ट। 1920 में कांग्रेस से रिजाइन किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। अंडरस्टैंड? ये एमसीक्यूज बनेगा आपका। यस। ओके ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, वो एक मिनट, मुझे एक मिनट दे दें।
तो उसको मिस नहीं करना आपने। वो आपका एक ही इस फ्लो में हो जाएंगे, इंग्लिश आपकी, इंग्लिश कवर कर देंगे कल हम। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं तो इसको हम फिर सेकंड इसके लिए रख देते हैं, क्योंकि काफी लोग आप भी एग्जॉस्ट। तो मैं पॉलिटिकल बैटल दोबारा से रिवाइज करा दूंगा। दो किस्म के हमारे इसमें टॉपिक रह जाएंगे, एक पॉलिटिकल बैटल रह जाएगा और एक लीगल बैटल रह जाएगा। टाइम भी काफी हो रहा है, 2 घंटे हो गए हैं, तो इट्स इनफ। तो आपका टेस्ट सिर्फ यहाँ तक होगा जहाँ तक हमने पढ़ा है। इसको नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे। नोट्स आपको मैं ट्रांसफर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग भी आपको लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपका कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि पॉलिटिकल बैटल क्या थी और जो लीगल बैटल वो क्या थी, ताकि आपको आइडिया हो, आप खुद भी पढ़ लें। स्ट्रगल में ये सारी चीजें थी, जिसमें आपका 1906 में मुस्लिम लीग की फाउंडेशन, 1916 में लखनऊ का पैक्ट, खिलाफत मूवमेंट को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या थी, चोरी चोरा का इंसिडेंट क्या था, साइमन कमीशन क्या था, इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट क्या थी, एक मिनट, नेहरू रिपोर्ट के बाद आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या थी, गांधी इरविन पैक्ट क्या था, कब हुआ था, राउंड टेबल गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस क्या थी, इसके बाद आपका कांग्रेस मिनिस्ट्री कब बनी, इलेक्शन कब हुए, ये सारी चीजें। इसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन आ जाती है। लाहौर रेजोल्यूशन के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे जी क्विक इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन प्लान, गांधी जी टाक्स आ जाते हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन प्लान, डायरेक्ट एक्शन डे क्या था, बाउंड्री कमीशन क्या था, ये सारी चीजें आपको पॉलिटिकल स्ट्रगल के अंदर मिलेंगी। व्हाट वाज द लीगल बैटल? लीगल बैटल में जितने भी एक्ट्स आए इंडिया के अंदर वो हम देखेंगे, वो अक्सर इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे 1773 में, जैसे मैंने आपको बताया था कि बंगाल के ऊपर कब्जा कर लिया था, उसके बाद से इन्होंने लीगल बैटल स्टार्ट कर दी थी। तो अंग्रेजों ने लीगैलिटी के जरिए से कानूनन इंडिया को रूल करने की कोशिश की। तो एक एक्ट 1773 में आया था, एक पीट सिंह इंडिया एक्ट आया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट